Hello students, this is Deepshikha. Welcome back to my YouTube channel Alpha Square, and today's my topic is Sommerfeld atomic model. Sommerfeld atomic model से पहले मैंने 4 मॉडल्स एटॉमिक के बताए हैं। जिन्होंने नहीं देखे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एंड जो सोमरफील्ड है उन्होंने बोहर मॉडल, जो बोहर एटॉमिक मॉडल था, उनकी जो कमियां थी उन्हीं को मॉडिफाई करके अपना मॉडल रखा था। बोहर मॉडल का एक पोस्टुलेट था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। तो सोमरफेल्ड ने बताया कि नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट में तो नहीं, लेकिन हाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। और उन्होंने ये बात बताई कि इलिप्टिकल ऑर्बिट का हमें पता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 एक्सिस होती हैं, मेजर एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस जो बड़ी एक्सिस होती है उसको बोलते हैं, माइनर जो छोटी होती है। इन्होंने बोला जो मेजर एक्सिस की लेंथ को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं माइनर एक्सिस की लेंथ घट जाएगी। अब इससे होगा क्या कि हमारे पास इलिप्टिकल पाथ आएगा ज्यादा। ठीक है, अगर हम माइनर एक्सिस की लेंथ को जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो मेजर एक्सिस की लेंथ वैसे वैसे घट जाएगी, तो हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट का पाथ आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने n=4 के लिए एक एटॉमिक ऑर्बिट दिया था। एटॉमिक ऑर्बिट के अकॉर्डिंग n=4 है। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, सोमरफेल्ड सर ने सबसे पहले जो शेल के अंदर सब शेल का एक टच दिया था, सबसे पहले बताने वाले कि शेल के अंदर भी एक सब शेल है या एजिमुथल नंबर है, वो सोमरफेल्ड सर थे। उन्होंने बोला कि n अगर हम 4 ले तो हमारे पास जो k है, k एजिमुथल नंबर है, k हमारे पास 4 होंगी और वो वेरी करेंगी, जैसे कि 1 2 3 4। अगर k 4 होगा तो मतलब n तो 4 है ही, अगर k 4 होगा तो एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा, तब जाके एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा, अदरवाइज ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। सेकंड थिंग इन्होंने बोला, जैसे जैसे ये न्यूक्लियस है हमारा, ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट्स है। ठीक है, ऑर्बिट्स, ऑर्बिट कौन से वाला है, ये हमारे पास शेल कौन सा है, n=4, और शेल के अंदर जो ये k है एजिमुथल नंबर है या सब शेल है। ठीक है, तो हम फिलहाल n=4 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अगर n=4 में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हमें पता है कि वो अगर सबसे ज्यादा लेंथ मतलब सबसे ज्यादा दूर होगा, तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस एक अट्रैक्शन देता है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। सबसे ज्यादा पास वाले को रिपेल भी कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से किससे अटैच है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी उस पर अट्रैक्टिव रहता है, और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो वो अट्रैक्शन भी है और साथ में ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। तो जैसे ही जब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पास होगा न्यूक्लियस के, उस टाइम पे सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। हम देखते भी हैं कि जब हम भागते हैं तो हम फील करते हैं कि हम सबसे ज्यादा उस टाइम पे एक हैवी हो रहे हैं, मतलब मास जुड़ जाता है। ये रिलेटिविटी थ्योरी है कि जैसे वेलोसिटी बढ़ती है ना, या अब इसी सिंपल से एक एग्जांपल लो, हमने कभी खेला भी होगा, कि आपने भी खेला होगा कि हम किसी पत्थर में एक रस्सी बांध लेते हैं और उसको घुमाते हैं, तो वो बहुत जोर से लगेगी, बजाय कि हम एक हल्का सा टच दें, हल्का सा पत्थर मारें, लेकिन मास तो उसका उतना ही है, बट वेलोसिटी के साथ उसका मास बढ़ जाता है। ये रिलेटिविटी थ्योरी है। तो बोला गया कि इससे क्या होगा कि वो अपने उस पाथ पे, जिस पाथ वो पहले घूम के गया है, वो उस पाथ पे आएगा ही नहीं, वो थोड़ा सा खिसक जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो एक अंडाकार पाथ पे घूमने लगेगा, जिसे प्रोसेशनल मूवमेंट बोला गया। जिसे प्रोसेशनल मूवमेंट बोला किसने, सोमरफेल्ड सर ने। और ये कैसे, देखिए इनके ना 2 सक्सेस हुई थी, मतलब इसकी 2 विशेषताएं थी सोमरफेल्ड मॉडल की। एक तो ये कि ये सब शेल को बता पाए थे, एक तो ये कि सब शेल के बारे में बता पाए थे, और सेकंड ये कि पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट को बता पाए थे। मतलब जो हमने प्रोसेशनल मूवमेंट देखा है, ठीक है, वो ये इसी को डिफाइन करता है।
कि रिलेटिविटी थ्योरी के कॉन्सेप्ट से मास में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जिस पाथ पे पहले गया था वो उस पाथ पे तो फिर नहीं आ पाएगा। तो वो किस हिसाब से घूमेगा, वो एक अंडाकार पाथ पे घूमेगा, मतलब थोड़ा सा अंडा होता चला जाएगा, और इसी पाथ को प्रोसेशनल मूवमेंट बोला गया। तो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो लाए थे वो सोमरफेल्ड सर थे। ये तो थी इनकी मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या थी कि मैं शुरू स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट को डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि वो ना वेव मैकेनिक के पोर्शन में हमें सोल्व होता है। तो डीमेरिट्स क्या थी कि जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट को ना बता पाना, एंड सेकंड थिंग कि जो इनकी जो बोहर की डीमेरिट्स थी उनको काफ़ी हद तक फुलफिल तो कर पाए, लेकिन पूरा नहीं कर पाए, पूरा नहीं बता पाए एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को ना बता पाना पूरी तरीके से, एंड सेकंड कि जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट को ना बता पाना। सोमरफेल्ड की दो सबसे बड़ी डीमेरिट्स थी। तो एक छोटा सा पोर्शन सोमरफेल्ड का है, और इन सोमरफेल्ड में क्या क्या है कि एक तो ये जो न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इसमें शेल के अंदर एक सब शेल भी है, और वो कैसे कैसे वेरी करता है, जैसे अगर 4 के लिए एक एटॉमिक ऑर्बिट लिया गया है तो k 1 से 4 तक वेरी करेगा। जैसे जैसे k बढ़ेगा वैसे वैसे n घटेगा, मतलब n क्या है, n4 के लिए k = 4 हो जाता है, तो हमारे पास में बिल्कुल इक्वल मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट मिलता है। वहीं अगर हम k सबसे बड़ा करें, k अगर हम 1 ले, k क्या होता है हमारा माइनर एक्सिस सबसे छोटी ले, तो हमारे पास n सबसे बड़ा होगा, यानी कि मेजर एक्सिस सबसे बड़ी होगी। और साथ ही में सिर्फ इतना ही हमारा सोमरफेल्ड एक्सपेरिमेंट या सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल था, जिसमें इन्होंने डीमेरिट्स हमारे पास 2 और इसकी मेरिट्स भी 2 ही थी। ठीक है, इतना ही सोमरफेल्ड एक्सपेरिमेंट था, सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। थैंक यू, बाय बाय।